Hello everyone and welcome back. In this chapter, we are going to deeply understand Docker images and containers. By the end of this video, you will clearly know कि Docker build fast क्यों होते हैं, छोटे चेंजेस पर पूरी इमेज दोबारा क्यों नहीं बनती, बेस इमेज इतनी क्रिटिकल क्यों होती है और बिल्ड कंटेक्स्ट परफॉर्मेंस को कैसे ब्रेक या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि डॉकर इमेजेस लेयर बाय लेयर बनती है। डॉकर फाइल की हर इंस्ट्रक्शन एक नई लेयर बनाती है और यही डॉकर की पूरी आर्किटेक्चर की फाउंडेशन है। इसको डिटेल में समझते हैं और वापस से अपने वीएस कोड में आते हैं। हम वापस से अपनी एक कंटेनर वाली एक्सप्रेस ऐप पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम है, उसके बाद वर्क डायरेक्टरी एंड देन कॉपी एंड देन रन एंड देन कॉपी एंड देन एक्सपोज एंड देन सीएमडी। ये हमारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। डॉकर इन इंस्ट्रक्शन को ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करता है और हर इंस्ट्रक्शन फाइनल इमेज में एक अलग लेयर बनाती है। हम अब टर्मिनल पर आते हैं, कंटेनर्स देख लेते हैं। इमेजेस देखते हैं, सिर्फ एक इमेज अवेलेबल है। अभी हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमेजेस एंड नाउ मूविंग टू हिस्ट्री। और हम यहाँ पर आईडी ले लेते हैं। यस, तो आप देखेंगे कि ये सारे स्टेप्स थे जो एक इमेज को बिल्ड करने के टाइम पे किए गए थे। आप देखेंगे कि ये आपके वीएस कोड में भी अवेलेबल है एंड पैकेज जेसन भी आपके वीएस कोड में था एंड देन इंडेक्स फाइल थी। तो ये सारे स्टेप्स जो आपके डॉकर फाइल में मेंशन थे और कुछ स्टेप्स ये थे जो बेस इमेज से लिए गए हैं। आप देखोगे कि जो हमने स्टेप्स लिखे थे वो केबीज़ में, एमबी में है और काफ़ी छोटे हैं। बट अगर आप मेन इमेज के कुछ स्टेप्स देखोगे तो उसमें 152 एमबीज़ भी है और अगर आप इसका कोई बड़ा वर्ज़न लेते हैं बेस इमेज का तो यहाँ पर आपको को और भी काफ़ी स्पेस दिखेंगे यहाँ पर। हमारी जो इमेज थी वो हमने स्लिम वर्ज़न यूज़ किया था तो हमें वो स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है। अगर आप स्लिम वर्ज़न यूज़ नहीं करोगे तो आपको और भी बहुत सारे स्टेप्स दिखेंगे। उनको देखने के लिए हम एक बार एक नई इमेज पुल कर लेते हैं। हब पर आ जाते हैं, एनजीएनएक्स की इमेजेस देखते हैं। हम एक 1.28 टैग वाली इमेज ले लेते हैं। इमेज पुल हो गई है। अभी इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करते हैं। हमारे पास 2 इमेजेस हैं और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इस दूसरी इमेज की भी हम हिस्ट्री देखते हैं। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेप्स इसमें कॉमन होंगे और कुछ स्टेप्स इनमें डिफरेंट होंगे। बट आप ये देखोगे कि हर एक स्टेप्स के लिए जितना स्पेस लिया गया है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है। ये सेम स्टेप्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एनजीएनएक्स के बाद आप अगर नीचे आएंगे तो आपको ये लेयर्स में आपको दिखेगा। ये जो लेयर है वो सेम लेयर्स आपको यहाँ पर भी मेंशन हो रही हैं। अगर आप देखेंगे CMD nginx हाइफन जी एंड CMD nginx हाइफन जी डेमोनॉफ। तो ये लेयर 1 2 3 यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक जा रही हैं और आपकी CMD में ये कमांड्स नीचे से लेकर ऊपर तक आ रही हैं। ये सेम कमांड्स दोनों जगह मैच करेगी और ये ही कंबाइंडली मिलकर आपकी पूरी इमेज का स्पेस बनाती है। जो हम साइज बोलते हैं वो इनका टोटल साइज होता है। अब समझते हैं कि डॉकर लेयर आर्किटेक्चर इतना पावरफुल क्यों है। इसमें सबसे मेन रोल कैशिंग का आता है। डोकर लेयर्स को कैश किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई लेयर चेंज नहीं हुई है, डोकर उसको दोबारा बिल्ड नहीं करेगा, वो सीधे कैशे से उसको रीयूज कर लेगा। हमने पुराने एग्जांपल्स में देखा था कि जब हमने इस इमेज को वापस से बिल्ड किया था तो उसने कुछ स्टेप्स कैशे से लिए थे। हम बिल्ड करेंगे अभी वापस, तो आप देखेंगे कि ये कुछ स्टेप्स उसने कैशे से लिए हैं। इसको हम एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस जाने के लिए रोज बैग पैक करते हैं। आपके बैग में 4 आइटम्स होते हैं,
लैपटॉप, चार्जर, नोटबुक और पेन। अब 2 सिचुएशन देखिए, हर दिन सब कुछ दोबारा पैक करना होगा आपको। अगर आप लैपटॉप, चार्जर, नोटबुक और पेन शाम को आकर निकालते हैं और मॉर्निंग में उसको वापस से पैक करते हैं, इसमें ज़्यादा समय लगेगा और बोरिंग और इनएफिशिएंट भी होगा। बट एक सिचुएशन ये आती है कि आप घर पर आकर सिर्फ पेन यूज़ करते हैं, तो आप लैपटॉप, चार्जर और नोटबुक को बैग से ना निकालें और मॉर्निंग में उसको वापस ना डालें। तो इससे सिर्फ आपको डेली पेन को ही निकालना पड़ेगा बैग से और वापस उसको डालना पड़ेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लैपटॉप, चार्जर और नोटबुक बैग में परमानेंटली रख दिए गए हैं। इसको डॉकर की लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इनको हमने कैसे से यूज़ कर लिया है और सिर्फ पेन जो चेंज हुआ था लेयर, उस लेयर को हमने ऐड और रिमूव किया है डेली। यही लेयर कैशिंग है। रियल प्रोजेक्ट में इनका काफ़ी फ़ायदा है। जब हम CI/CD पाइपलाइन यूज़ करते हैं, तो बिल्ड फास्ट होती है, स्मॉल चेंजेस जल्दी से डिप्लॉय हो जाते हैं और परफॉर्मेंस इम्प्रूव रहती है। अगर लेयर आर्किटेक्चर नहीं होती तो हर बिल्ड को जीरो से स्टार्ट करना होता, उसमें मिनट्स लगते इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स। रियल प्रोजेक्ट में इनका काफ़ी फ़ायदा है। जब हम CI/CD पाइपलाइन यूज़ करते हैं, तो बिल्ड फास्ट होती है, स्मॉल चेंजेस जल्दी से डिप्लॉय हो जाते हैं और परफॉर्मेंस इम्प्रूव रहती है। अगर लेयर आर्किटेक्चर नहीं होती तो हर बिल्ड को जीरो से स्टार्ट करना होता, उसमें मिनट्स लगते इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स। अब हम कंटेक्स्ट पर आते हैं। बिल्ड कंटेक्स्ट, आपने देखा होगा जब हम बिल्ड करते हैं तो हम उस पर एक डॉट लगाते हैं, जैसे ये डॉट हमने यूज किया था, इसको हम बोलते हैं बिल्ड कंटेक्स्ट। अब ये क्या बिल्ड होता है और क्या हम अपलोड करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। बेसिकली बिल्ड कंटेक्स्ट के अंदर सारी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं और एवरीथिंग इनसाइड द गिवन डायरेक्टरी। लाइक जो भी आप इमेज बिल्ड करने के टाइम पर उस फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। डॉकर हमेशा इमेज को बिल्ड नहीं करता, डॉकर सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करता है डॉकर डेमन को। आपने स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में देखा था कि हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर 2 मशीन होती है। अभी हम लोकल मशीन पर काम कर रहे हैं तो आपके पास सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही मशीन पर है। पर डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर 2 अलग-अलग मशीनें होती हैं। यहाँ पर डॉकर सर्वर भी सेम ही है तो आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो डॉकर क्लाइंट एक अलग मशीन होती है एंड डॉकर सर्वर एक अलग मशीन होती है। डॉकर सर्वर ही पूरी इमेज क्रिएट करने के लिए और कैशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको माने कि हम अभी एक क्लाइंट पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन सर्वर पर जाएगी और सर्वर पर डीमन इस इमेज को बनाएगा। कुछ पार्ट्स को वो कैशे से यूज कर सकता है और अगर कैशे में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो रजिस्ट्री से जाकर यूज करेगा। इसको वापस डिटेल में समझते हैं और वापस टर्मिनल पर चलते हैं। हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। अभी हम कंटेनर्स देख लेते हैं। नो कंटेनर, इमेजेस देखते हैं। अभी ये एक इमेजेस है। अब हम इसके बाद एक नई इमेज बनाते हैं वर्जन V2 के साथ। डॉकर बिल्ड डॉट लगाते हैं। इस डॉट का मतलब होता है बिल्ड कंटेक्स्ट। यह बिल्ड कंटेक्स्ट जो इस फ़ोल्डर में होगा, वो सब कॉपी करके इमेज में रख देगा। अगर आप इसके लॉग्स में देखें तो आपको ये कंटेक्स्ट मिलेगा जो ट्रांसफ़र हो रहा है क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन पर। इसका मतलब यह है कि जो हमने लोकल फ़ोल्डर्स में फाइल्स रखी थी, उन सबको ये एज़ ए कंटेक्स्ट सर्वर पर पास करता है एंड देन फिर डीमन डिसाइड करता है कौन से लेयर वाले स्टेप्स हमारे कैशे में अवेलेबल है एंड जो स्टेप्स नहीं होंगे वो फिर रजिस्ट्री से वो बिल्ड करता है। आप देखेंगे कि उसने ये सारे स्टेप्स पहले से कैशे में थे, उनको यूज़ किया। अब जब इमेज बन गई है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट करेगा हमारे क्लाइंट मशीन पर। तो आप देखेंगे कि हमारी जो क्लाइंट मशीन है, वो बिल्ड नहीं बनाती है, वो सारा कंटेक्स्ट पास करती है सर्वर पर। सर्वर में डीमन उस इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वह इमेज बनाता है एंड देन वापस से वो एक्सपोर्ट करता है हमारी क्लाइंट मशीन। सो नाउ लेट्स सी। अभी आप देखेंगे हमारी 2 इमेजेस हैं। Now we have covered multiple concepts starting from architecture and then history and then build context. Let's take a short break, and if this video helped you to understand Docker better, please like the video and subscribe to the channel. It really helps the channel grow and motivates me to bring more in-depth content like this. See you in the next chapter. Thank you.